तो मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वो एमए फाइनल ईयर में। कहने के लिए है, वैसे इग्नू वाला ही फील ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी कविता सुनाने से पहले 2-3 बातें मतलब कहना चाहता हूँ। एक ये है कि असल में हम सब जो कविता और कला वाले लोग हैं वो सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। असल में निर्मल वर्मा ने नहीं कहा है कि उदास शब्द कभी उदासी की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल सच बात है, लेकिन हम लोग शब्दों के माध्यम से उदासी को चित्रित करने की कोशिश करते हैं। कोई पत्थरों में उदासी उकेरता है, कोई कलाओं रंग फेंक के उकेरता है। तो बस बड़ा कलाकार वही है जो जितना बेहतर तरीके से भाषा का यूज कर ले जाए और कितनी बेहतर तरीके से पत्थरों का प्रयोग कर ले। तो मतलब मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ प्रेम कविता लिखने से, और उसका एक रीज़न है कि मुझे लगता है कि प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता है, और या तो फिर उस तरीके की भाषा हमारे पास आ जाए कि लगे कि कह दिया है। और असली बात जब कह नहीं सकते हों हम, तो हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब जब हम अभिव्यक्ति में विफल हो रहे हों बार बार, क्योंकि भाषा इतनी ज़्यादा प्रयोग कर दी गई है, अज्ञे की भाषा में कहें कि उसका मुलम्मा छूट चुका है ना। तो मुलम्मा भाषा का कहीं ख़त्म हो गया है। अब आई लव यू, आई मिस यू, ये सारे शब्द जो हैं बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, केवल बोल देते हैं और उनका कोई मतलब असर नहीं होता है। तो मेरी एक कविता है प्रणय निवेदन। मैं किसी रोज़ पानी लिखूंगा, तुम्हारी उंगलियों की पोरों पर कुछ गीलापन महसूस होगा। और किसी रोज़ जब सूखा लिखूंगा, तुम पाओगी कि तुम्हारी स्मृति में मेरे होने के अवशेष तेज़ी से सूख रहे हैं। मेरी कलम से जब बाढ़ लिखा जाएगा, सालों से प्रतीक्षातुर तुम्हारी पलकों का बांध धैर्य तोड़ जाएगा। और जब मैं लिखूंगा तूफान, हमारे अलग होने की स्मृतियाँ तुम्हारे अस्तित्व के घरौंदे को उड़ा देंगी। जब मैं नमक लिखूंगा, तुम्हारी समूची देह में बिखरा लवण तुम्हारे रंध्रों से रिस रिस कर बाहर आएगा। जब मैं लिखूंगा आग, तो तुम्हारे भीतर मेरे लौटने की उम्मीद का दिया धूं धूं कर जलेगा। और जब आग का बुझना लिखूंगा, तुम्हारी आंखों के आगे खिली कुमुदनी मुरझा कर सूख जाएगी। ऐसे समय में जब शब्द अपना अर्थ खो रहे हैं, मैं भाषा की उस आदिम अर्थवत्ता में अपना प्रणय निवेदित करूंगा, जब प्रेम महज शब्द नहीं बल्कि इंगित, आलिंगन, चुंबन, आंसू और करुणा की अनवरत यात्राओं के बाद पहला भाषिक विश्राम गृह था। मैं शब्दों की आदिम अर्थवत्ता के साथ लिखूंगा अपना प्रेम, तुम किसी नवजात की तरह सुनना हमारा प्रेम। तो कई सारी कविताएं, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी सुनाती रहो तुम, समय है। मेरी मतलब बहुत सारी कविताएं भाषा पे होती हैं। असल में मतलब मेरे पास में भावनाएं बहुत सारी होती हैं, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं डरता हूँ कि ये इतना सारा कहा जा चुका है, नवरसों पे ही कविताएं लिखी जा रही हैं, और हज़ारों साल से हज़ारों देशों में हज़ारों सभ्यताओं में कविताएं लिखी गई हैं। तो हम नया क्या दे सकते हैं, और भाषा ही हमारा माध्यम है। जब तक लगता है कि भाषा कमज़ोर है और मैं उस चीज़ को उस तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ, तो मैं इस एक कविता में, इसमें भी भाषा का एक तत्व है, भाषा में मरना। चीज़ें अकेली कभी नहीं मरती, मरने की एक प्रक्रिया होती है। अनंत हवा में उड़ने की इच्छा अकेले नहीं मरती, साथ में मरता है बचपन। सब कुछ बदल लेने का अदम्य उत्साह अकेले नहीं मरता, साथ में मरती है अलमस्त जवानी। सब कुछ सुन लेने का और सह लेने का संयम भी नहीं मरता अकेले, साथ में मरता है अनुभव सिक्त बुढ़ापा। मरने का कोई नियम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह चीज़ें कई तरीक़ों से मरती हैं, एक ही चीज़ कई जगह मरती है। ये सब कई बार भी मर सकती है, जैसे मरता है आँखों का पानी, जैसे मरती है उम्मीद, जैसे मरता है प्रेम। सृष्टि की सारी चीज़ें तमाम जगहों, समयों, स्थितियों में मरने के पहले हमारी भाषा में मरती हैं। प्रेम, घृणा, विश्वास, भय, उत्साह, आलस्य, संघर्ष, क्रांति, परिवर्तन, वात्सल्य, आस्था, भक्ति इत्यादि, ये सारी चीज़ें मरने से पहले भाषा में अपने मृत्यु के पदचिन्ह छोड़ जाती हैं।
ये पदचिन्ह मुहावरों के रूप में बहुत मिलते हैं। ऐसे ही होता है, किस किस से लड़ोगे, ज़िंदगी में समझौते करना सीखो, चले हैं दुनिया बदलने। हमने कभी सोचा हमारे वक्त के सबसे बड़े यथास्थितिवादी मुहावरे परिवर्तन की मृत्यु के पूर्व सूचना थे। बहुत बढ़िया। लड़की हो लड़की की तरह रहो, लड़कियों को थोड़ा सीमा में रहना चाहिए। औरत जात का भरोसा नहीं कर सकते, औरत ये औरत वो, ये सब मुहावरे स्त्री की अनवरत मृत्यु गढ़ रहे हैं। तमाम सुनियोजित हत्याओं का नियोजन भाषा में होता है। प्रेम संबंधों की मृत्यु और प्रेमिकाओं की आत्महत्याओं की पूर्व सूचनाएं धोखेबाज प्रेमियों की भाषा में मिल जाते हैं, किंतु परंतु मजबूरी समझदारी जैसे शब्दों में। आप विश्वास करें, ये सारे विचार मुझे तब आए जब कहीं सुना कि लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र कैसे मरता है या लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? आपको हमारे समय की भाषा देखनी है। क्या बात। एक कविता है, जिसने केदारनाथ सिंह को पढ़ा होगा तो केदारनाथ सिंह की एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि मैं एक शब्द उठाता हूँ और पिछली शताब्दी का वाक्य विन्यास विचलित हो जाता है। तो असल में वो हम लोग इतनी परंपरा से चीज़ें ले करके आ रहे हैं। अगर हम आज किसी को देख करके रोते हैं तो वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षी को मरता हुआ देखा होगा, आंसू निकले होंगे। हो सकता है कि वहाँ तक वो परंपरा जुड़ी हो। तो परंपरा की ही कविता है, लेकिन वो कोई परंपरावादी कविता नहीं है। तो मतलब हम कैसे इतनी बड़ी सुदीर्घ परंपरा में अपनी चीज़ें विकसित करते हैं, तो उस पे है। ध्वनियों के विराट संसार से हमने उधार ली है भाषा, आकाश गंगाओं की गति से लिया है चलना, किसी जीवाश्म के गर्भ से पाया है जीवन, पत्थरों के अनायास घर्षण से मिल गई है आग, धोखे से छिटक गए किसी लवण से मिल गया है स्वाद, बीमारी बुढ़ापा और मृत्यु से पाया है जीवन का अर्थ, प्रेमासक्त क्रौंच की मृत्यु से मिली है सृष्टि की पहली कविता। जब भी मेरे गांव में बनती है सड़क, समकोण पर कटी हड़प्पा की सड़कों में होती है हरकत। जब भी घर में पकना होता है भोजन, माँ आदिम आग के ढेर से उठा लाती है आग। पिता ने जब जाने दिया था मुझे शहर, रोती थी घर की अलमारी में रखी मानस की चौपाइयाँ। पति के लिए बोझ ढोती एक मजदूरन का पसीना, फरहाद की उसी अधूरी दूध की नहर में गिरता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या लिखा है। वाह। प्रिय केदार, आज कुछ लिखते हुए मैंने महसूस की है आपकी पीड़ा, कि कैसे घटित हुई थी वो अप्रत्याशित घटना जब तुमने उठाया था एक शब्द और पिछली शताब्दी का वाक्य विन्यास विचलित हुआ था। क्या बात है, बहुत। बस करेंगे, सुनाएं। ठीक है। हम सब कई घेरों के भीतर रहते हैं। भूगोल कहता है कि अपनी पृथ्वी को घेरे हुए हैं ग्रह, उपग्रह और तारे। अपने देश को घेरे हुए हैं सागर और हिमालय। कहते हैं उत्तर प्रदेश मैदानों से घिरा है और मेरे गांव को घेरे हुए हैं कई मंदिर, सड़कें, तालाब और अनंत खेत। शरीर विज्ञानी बताते हैं कि हमारा शरीर घिरा हुआ है कई अस्थिपंजरों, कोशिकाओं, मांसपेशियों और त्वचा से। शरीर के सबसे ऊपरी भाग त्वचा की भी 3 परतें हैं, हर परत घेरे हुए है दूसरी परत को। वायुमंडल के जानकार बताते हैं कि हम जिस हवा में लेते हैं सांस, उसकी परतें होती हैं 5: क्षोभ, समताप, मध्य, ताप और बाह्य। कहना ना होगा कि प्रत्येक वायुमंडल की परत घेरे हुए है दूसरी परत को। ऐसे ही अन्य परिभाषित करते हैं हमारे घिरने को। बुद्ध कहते हैं कि हम दुखों से घिरे हैं। धर्म कहता है कि हम ईश्वर से, स्वर्ग, नरक से और जन्म मृत्यु से घिरे हैं। कोई दार्शनिक चीखता है कि तुम आकांक्षाओं से घिरे हो। आध्यात्म कहता है तुम चक्र और नाड़ियों से घिरे हो। चारवाक कहते हैं कि हम भौतिकताओं से घिरे हैं। एक प्रेमी विलाप कर रहा है, बोलते हुए कि वह प्रेमिका की यादों से घिरा है। हरिया की लाश देखकर चीखी थी उसकी जवान बेटी मुनिया, पछाड़ खाकर गिरी थी उसकी पत्नी। बाजरे की रोटी लिए लाश के पास बैठी थी सबसे छोटी अबोध गुड़िया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रात दिन की मेहनत के बावजूद हरिया चारों ओर से कर्ज से घिरा था। मैं सारे विद्वानों की बातें सुनकर
अपने घिरे होने के चिन्ह खोजता हूँ। मेरे बदन पर एक भी निशान नहीं है, न ईश्वर का, न आध्यात्म का, न प्रेमिका की यादों का, और न ही जबकि पूरे गांव ने देखा था कि हरिया के गले पर रस्सी के निशान थे। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद।